वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी फ्रेंड्स। हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग याद रखिएगा, इसलिए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगभग आपको 10 नंबर का आता है। इस बात को याद रखेंगे, इसलिए इसमें का एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप बिल्कुल देख जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके प्रश्न आता है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो सब्जेक्टिव चैप्टर 1 का उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद और उसका पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि हंगरी की राजधानी है, यानी कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, बुडापेस्ट। सवाल नंबर 2 है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, गैरिबाल्डी ने। सवाल नंबर 3 है कि जालवेरिन एक थी, यानी कि जालवेरिन जो थी ये क्या था। तो याद रखिएगा आप लोग, ये व्यापारियों की एक संस्था थी। सवाल नंबर 4 है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। सवाल नंबर 4 है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान और डी पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुर्की। सवाल नंबर 5 है कि ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनान का। सवाल नंबर 6 है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सीडान का युद्ध अलग है और सेडवा का युद्ध अलग है, और सीडान कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा सेडान, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप याद रखिएगा कि सीडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, और उसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, और ये युद्ध जो हुआ था ऑप्शन सी सही होगा, 1870 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। सवाल नंबर 7 है कि गस्टीन की संधि किस वर्ष हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1865 ईस्वी। सवाल नंबर 8 है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1854 ईस्वी। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 1848 ईस्वी में, यानी कि मेटरनिक का जो पतन हुआ था वो मई 1848 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 10 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1804 ईस्वी में। सवाल नंबर 11 है कि काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 1861 ईस्वी। एक बात आप लोग याद रखेंगे, 1862 दे दिया, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ होगा 1861 ईस्वी। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी को। सवाल नंबर 13 है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 14 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए तुर्की, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी यूनान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनान। क्लियर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सीडान के युद्ध के बाद। याद रखिएगा आप लोग कि सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, और इसमें बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बूर्बो वंश के द्वारा। ठीक है। सवाल नंबर 17 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बोनरी संगठन के द्वारा। कार्बोनरी संगठन से था। सवाल नंबर 19 है, 18 में स्प्रिंट हो गया है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे कि सर 18 नहीं बताएं, तो 18 में स्प्रिंट है, यहाँ पर डायरेक्ट 19 दिया है। सवाल नंबर 19 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। यानी कि इटली के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई विरोधी था तो वो ऑस्ट्रिया था। सवाल नंबर 20 है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, 1871 ईस्वी में। सवाल नंबर 21 है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेटरनिक। सवाल नंबर 22 है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस का। सवाल नंबर 23 है कि सेडोवा का युद्ध
किसके किसके बीच हुआ था। देखिए यहाँ पर आ गया प्रश्न, आपको सेडान बताए थे, ये सेडोवा है, तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है, और ये है सेडोवा का युद्ध। कह रहा है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। याद रखिएगा, सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, और सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। क्लियर है। सवाल नंबर 24, वियना कांग्रेस किस देश की राजधानी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर सवाल का जवाब सही लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। सवाल नंबर 25 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनान को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 है कि सीडान का युद्ध किससे किसके बीच हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांस और प्रसा के बीच। क्लियर है। सवाल नंबर 27 है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 28 देखते हैं। सवाल नंबर 28 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, बहुत ही हल्का सवाल इस चैप्टर का, ऑप्शन ए होगा, नाविक था। सवाल नंबर 29 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था। देखिए फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था, तो सीडान का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा आप लोग, 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 30 है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि सवाल नंबर 28 2014 2019 दो बार आया है। 29 जो सवाल है 2015 एनुअल फाइनल में आया है, और 30 नंबर जो सवाल है 2014 के एनुअल एग्जाम और 2016 के एनुअल एग्जाम दो बार आया हुआ है। इसलिए अब की बार भी इसका तीनों प्रश्न में से कहीं ना कहीं किसी का या तीनों भी आ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल रट जाइएगा। चलिए सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 और 32 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, तुर्की को। अगर प्रश्न आ जाए कि यूरोप को मरीज किसे कहा जाता है तो स्पष्ट लिखिएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 32 है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेजनी ने। याद रखिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की जो दोनों की स्थापना मेजनी ने ही किया था। यंग इटली 1831 ईस्वी और यंग यूरोप 1834 ईस्वी में। क्लियर है। और ये प्रश्न जो है 2019 का फाइनल में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट VVI ये भी प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 1815 ईस्वी। ये 2020 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। 34 नंबर सवाल है कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। और 2020 के फाइनल में ये प्रश्न भी आया हुआ है। सवाल नंबर 35 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बिस्मार्क ने किया था जर्मनी के एकीकरण में। याद रखिएगा आप लोग कि रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। उसका मानना था कि रक्त और लौह की नीति से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। और ये प्रश्न 2020-2011 यानी 2020 के एनुअल एग्जाम, और सी का मतलब होता है कंपार्टमेंटल, ए का मतलब एनुअल, यानी कि 2020 के एनुअल एग्जाम और 2011 के कंपार्टमेंटल दो बार ये प्रश्न जो है आ चुका है। सवाल नंबर 36 है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रिया। सवाल नंबर 37 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। देखिए ये प्रश्न भी, देखिए 2021 का फाइनल एग्जाम 21 में दो बार, 21 के ए में यानी कि एनुअल में आ चुका है। सवाल नंबर 37 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेनिन। सवाल नंबर 38 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में अगर किसी का संबंध नहीं था तो बिस्मार्क था, क्योंकि वो जर्मनी के एकीकरण में था। और यह प्रश्न भी 2021 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं, अगर अच्छा लग रहा हो, अगर सही जवाब मिल रहा हो तो वीडियो का आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 39 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। सवाल नंबर 40 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी में।